आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे असूल मुआशियात के वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, यानी जिन पे स्टार लगे हुए हैं। सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर सारे बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड के पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मार्शल के अल्फाज में कौमी आमदनी की तारीफ। किसी भी मुल्क के अफराद अपने वसाइल की मदद से वहाँ के कुदरती अपने सरमाए की मदद से, सरमाया यानी वो पैसे जो कारोबार में लगाए जाते हैं आमदनी कमाने के लिए, तो किसी भी मुल्क के अफराद अपने सरमाए की मदद से वहाँ के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर एक साल के दौरान अशिया और खिदमात की ख़ास मिकदार पैदा करते हैं, यही इस मुल्क की कौमी आमदनी होती है। यानी एक साल के दौरान किसी भी मुल्क के अफराद अपने सरमाए को सरमाए की मदद से वहाँ के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अशिया और खिदमात की जितनी भी मिकदार तैयार करते हैं, उस मजमूई मिकदार को कहते हैं कौमी आमदनी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खालिस कौमी पैदावार। तो खालिस कौमी पैदावार बेसिकली हमारे पास अगर खाम कौमी पैदावार में से, क्योंकि खाम कौमी पैदावार हमें पहले हासिल होती है, तो अगर खाम कौमी पैदावार में से हम फरसूदगी अलाउंस को माइनस कर दें, फरसूदगी अलाउंस को हम शिकस्त व रक्त के अखराजात भी कहते हैं। इसका मतलब अगर खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी अलाउंस को माइनस करेंगे, मन्हा करेंगे, तो इसका मतलब है हमें हासिल होने वाली पैदावार कहलाती है खालिस कौमी पैदावार। यानी खालिस कौमी पैदावार और ख़ाम कौमी पैदावार में से जो ज़्यादा होती है वो ख़ाम कौमी पैदावार होती है। जब हम ख़ाम कौमी पैदावार खालिस कौमी पैदावार निकालनी होती है तो हम ख़ाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी अलाउंस को माइनस कर देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ लिखा है कि खालिस कौमी पैदावार की फार्मूला लिखा हुआ है ख़ाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी अलाउंस, तो ख़ाम कौमी पैदावार होती क्या है? किसी भी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा होने वाली अशिया और खिदमात के मजमूए को, मतलब जितनी भी चीज़ें किसी मुल्क में एक साल के दौरान अशिया या खिदमात की जो मिकदार तैयार की जाती है उसे कहते हैं खाम कौमी पैदावार। किसी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा होने वाली अशिया और खिदमात के मजमूए को खाम कौमी पैदावार कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सरमाए की फरसूदगी अलाउंस से क्या मुराद है? यहाँ शिकस्तो रक्त के अखराजात से क्या मुराद है? मशीनरी आलात औजार की मरम्मत करवाने पर जो खर्चा आता है उसे कहते हैं सरमाए की फरसूदगी अलाउंस, यानी शिकस्त व रक्त के अखराजात। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए खाम कौमी पैदावार यानी किसी भी मुल्क में एक साल के दौरान जो अशिया खिदमात की मिकदार तैयार होती है उसे कहते हैं खाम कौमी पैदावार, और फरसूदगी अलाउंस यानी मशीनरी आलात औजार की मरम्मत पर जो भी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसे कहते हैं फरसूदगी अलाउंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खाम मुल्की पैदावार। तो बेसिकली खाम मुल्की पैदावार इसका मतलब है कि अगर खाम कौमी पैदावार में से हम बैरूनी आमदनियों को माइनस कर दें, यानी वो आमदनियाँ जो हमारे मुल्क में नहीं कमाई गई बल्कि बाहर के मुल्क कमाई गई हैं, तो उसे माइनस कर दें, इसका मतलब है वो जो हमें हासिल होती है उसे कहते हैं खाम मुल्की पैदावार। तो पढ़ते हैं हमारे पास यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी मुल्क के अफराद एक साल के दौरान आखिरी इस्तेमाल की जितनी भी अशिया और खिदमात अंदरून मुल्क पैदा करते हैं, यानी वो अशिया और खिदमात जो मुल्क के अंदर पैदा होती हैं, उनकी बाज़ारी मालियत का मतलब होता है बाज़ारी कीमत, यानी जो चीज़ें हमारे मुल्क में बन रही हैं अगर उनका हम बाज़ारी अंदाज़ा लगाएंगे वो कितने रुपए की हैं, तो उसे कहते हैं खाम मुल्की पैदावार। और इसका हमारे पास फार्मूला भी लिखा हुआ है, खाम मुल्की पैदावार बराबर होगी इक्वल है खाम कौमी पैदावार माइनस खालिस बैरूनी आमदनियाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो रकम जो हुकूमत अदा करती है उसे कहते हैं आने। पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, बाज़ वक़ात हुकूमत कुछ अशिया ख़ुसूसन ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया मसलन आटा, घी, चीनी वगैरह आवाम को इसकी मंडी की कीमत से कम कीमत पर मुहैया करना चाहती है, तो वो शय फ़रोख्तकारों से महंगे दामों ख़रीद कर, यानी हुकूमत अपने यूटिलिटी स्टोर बनाती है ताकि आवाम को सहूलत दे सके और आम की जो किसी भी चीज़ की कीमत है उससे कम पर अपनी आवाम को वो चीज़ फराहम कर सके। तो शय फ़रोख्तकारों से महंगे दामों ख़रीद कर यूटिलिटी स्टोर कोऑपरेटिव स्टोर के ज़रिए से आवाम को सस्ते दामों फराहम करती है। इसका मतलब है हुकूमत खरीदती तो उतने ही रुपए में है, बाज़ारी कीमत पे ही खरीदती है, लेकिन फ़रोख्त जो है कम कीमत पे देती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ रकम हुकूमत खुद अदा करती है जिसे आने कहते हैं, यानी शय की असल कीमत का कुछ हिस्सा
हुकूमत अदा करती है जिसे आने कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शख्सी आमदनी। तो शख्सी इसका मतलब एक शख्स की बात हो रही है, कोई भी शख्स। यहाँ पर बच्चे एक लफ्ज़ नहीं भूलना, एक साल के दौरान, यानी कौमी आमदनी भी जो हमारे पास है वो भी एक साल की होती है, यानी खाम कौमी जो पैदावार होती है वो भी एक साल की होती है, और इसी तरीके से शख्सी आमदनी भी एक साल की होती है। कोई भी शख्स एक साल के दौरान यानी जितनी भी रकम कमाता है उसे कहते हैं शख्सी आमदनी। ऐसी आमदनी जो इनफरादी तौर पर एक शख्स एक साल के दौरान कमाता है इसे शख्सी आमदनी कहते हैं। मसलन एक शख्स एक साल के दौरान 5 लाख रुपया कमाता है तो वो इसकी शख्सी आमदनी होगी। एग्जाम्पल लिखने की हमने नहीं भूलनी, लाजमी हर क्वेश्चन की एग्जाम्पल देनी है या फिर उसका फार्मूला लिखना है जैसे साथ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है इंतकाली अदायगियों से क्या मुराद है। इंतकाली अदायगियाँ वो रकम होती है जो किसी शख्स को बगैर मेहनत के मिलती है तो उसे कहते हैं इंतकाली अदायगियाँ। मसलन बेरोज़गारी अलाउंस, ज़कात, उसके अलावा पेंशन, तहाइफ। तो बेरोज़गारी अलाउंस हुकूमत अमूमन जो है पब्लिक को देती है ताकि जो मुल्क में बेरोज़गार लोग हैं वो मुल्क में रोज़गार किसी किस्म का शुरू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीकी और ज़री आमदनी। तो बेसिकली हकीकी आमदनी का मतलब होता है अशिया और खिदमात की मिकदार, यानी कितनी चीज़ें किसी मुल्क में एक साल के दौरान बनाई गई हैं। मजमूई तौर पर किसी मुल्क में एक साल के दौरान जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे कहते हैं हकीकी आमदनी। और ज़रिया आमदनी का मतलब है किसी मुल्क में एक साल के दौरान अशिया और खिदमात जो बनाई गई हैं उसकी कीमत। तो बेसिकली ज़री यानी कीमत होगी, और अगर हम कहें हकीकी तो इसका मतलब वो मिकदार होगी जो बनाई गई है। पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। हकीकी कौमी आमदनी से मुराद मुल्क में पैदा होने वाली अशिया और खिदमात की कुल मिकदार है। इसीलिए मुल्क में अशिया और खिदमात की मिकदार बढ़ने से हकीकी कौमी आमदनी बढ़ जाती है, जबकि ज़री कौमी आमदनी से मुराद अशिया और खिदमात की बाजारी कीमत है। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो अशिया खिदमात की मिकदार है, यानी किसी मुल्क में एक साल के दौरान कितनी चीज़ें बनी हैं, और यहाँ पर ज़री आमदनी में इसका मतलब है अशिया और खिदमात की बाजारी कीमत, यानी वो कितने रुपए की होंगी। तो बाजारी कीमतों के एतबार से ज़री मालियत है। तो बेसिकली यही इन दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कौमी आमदनी की पैमाइश का आमदनी का तरीका। तो देखा जाए अगर कौमी आमदनी को मालूम करने के 3 तरीके होते हैं। अगर आमदनी के तरीके की बात की जाए तो इस तरीक़ाकार में आमलीन पैदाइश को जो भी मुआवजे अदा किए जाते हैं, आमलीन पैदाइश बेसिकली 4 होते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो हम ज़मीन को उसका देते हैं लगान, यानी ज़मीन का जो मुआवजा होता है वो लगान होता है। उसके अलावा मेहनत की उजरत यानी मज़दूर को उजरत दी जाती है। सरमाए का सूद यानी जो उधार पैसे लेते हैं उस पर सूद देते हैं। और आजरीन का मुनाफा होता है जो बंदा उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर चारों के मुआवजे यानी जो आमली चीज़ों को बनाने के लिए जो आमलीन पैदाइश इस्तेमाल किए थे, अगर उन चारों के मुआवजे को जमा कर दें तो उसे कहेंगे कौमी आमदनी। यानी हमने किस तरीक़ाकार से मालूम की है, आमदनी के तरीके से। बेसिकली यहाँ यही लिखा हुआ है, इस तरीके में एक साल के दौरान आमलीन पैदाइश को हासिल होने वाले मुआवजों को जमा किया जाता है, और इसमें हमारे पास जो आमदनियाँ हैं वो ज़मीन का लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और आजरों का मुनाफा शामिल है। तो इन सारों को जमा करेंगे तो हमारे पास कौमी आमदनी निकल आएगी आमदनी के तरीके से। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है कौमी आमदनी के दायरी बहाव से क्या मुराद है। तो बेसिकली जो है यहाँ हम इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के डायग्राम के ज़रिए से बेसिकली 2 शोबे होते हैं, कारोबारी अदारे और घराने। हम फ़र्ज़ करते हैं हम कारोबार कर रहे हैं तो हमने घरानों से आमलीन की खिदमात ली, यानी हमने 4 आमलीन को इकट्ठा किया, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम को। तो इस तरीक़ाकार से हमने उससे अशिया और खिदमात यानी चीज़ें बनाई। अब दूसरी साइड की तरफ देखें तो हमने हमारे कारोबारी अदारों ने यानी हमारे अदारे ने उनको उनका मुआवजा दिया, यानी ज़मीन को उसका लगान दिया, मेहनत को उजरत, सरमाए को सूद और तंजीम का मुनाफा। तो मुआवजा देने दिया, वो लेकर उसे घर गए और घर जाके उन्होंने वही अशिया और खिदमात की कीमतें अदा की, यानी उन चीज़ों को ख़रीद लिया। तो इसका मतलब है कौमी आमदनी के दायरी बहाव से मुराद है आमदनी का कारोबारी अदारों से घरानों और घरानों से कारोबारी अदारों की तरफ हरकत करना, गर्दिश करना कौमी आमदनी का दायरी बहाव कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं
और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम, जिसे बराह रास्त तबादला भी कहते हैं। जब पैसे नहीं थे उस वक़्त अशिया का बराह रास्त अशिया के साथ तबादला होता था, यानी बार्टर सिस्टम का मतलब होता है अशिया का बराह रास्त अशिया के साथ तबादला बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कबूलियत आमा के तौर पे पैसे वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। सपोज़ हम गंदम की काश्तकारी कर रहे हैं, सामने वाला बंदा चावल की काश्तकारी कर रहा है, हमें चावल चाहिए और उसे गंदम चाहिए, तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज यानी तबादला कर लेंगे, जिसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी हम इस दौरान पैसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बार्टर माशियत से मुराद ऐसी माशियत है। तो बच्चे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के नेम है, उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं उनको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि अमूमन नेम जो है वो चेंज किए जाते हैं। बार्टर सिस्टम, बराह रास्त तबादला या बार्टर माशियत। बार्टर माशियत से मुराद ऐसी माशियत है जिसमें कोई शय कबूलियत आमा की हैसियत ना रखती हो और चीज़ों का तबादला चीज़ों से ही किया जाता हो, यानी कबूलियत आमा का मतलब होता है अवाम, यानी लेन देन के लिए जो पैसे हैं वो इस्तेमाल नहीं होते हों। आजकल तो देखा जाए तो पैसे इस्तेमाल होते हैं कबूलियत आमा के तौर पे, हम आसानी से अशिया का जो है वो लेन देन कर सकते हैं। तो या बेसिकली अब बार्टर सिस्टम में जो है कोई भी शय कबूलियत आमा की हैसियत नहीं रखती, यानी लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बराह रास्त तबादले में के निज़ाम की 4 मुश्किलात या फिर 4 नुकसानात कौन कौन से थे। तो देखा जाए अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलें, हमारे पास 2 लोग हैं, मतलब हमने चावल की काश्तकारी की और सामने वाले बंदे ने गंदम की काश्तकारी की और हमने एक दूसरे से एक्सचेंज यानी तबादला कर लिया, तो बार्टर सिस्टम हो गया। अब अगर हम बात करें सपोज सामने वाले मतलब जिससे हमने तबादला किया उससे उसके पास चावल है, तो हमें चावल तो चाहिए लेकिन हमारे पास गंदम है, लेकिन उसको गंदम नहीं चाहिए। इसका मतलब है अशिया की अदम मुताबिकत, यानी बार्टर सिस्टम जब इस्तेमाल होता था तो ज़रूरी नहीं था कि एक बंदे को तो वो चीज़ चाहिए लेकिन दूसरे बंदे को भी वही चीज़ चाहिए हो जो सामने वाला उसे देना चाह रहा है। तो बेसिकली इनकी जो दोनों की यहाँ ए बी की एग्जाम्पल है, तो इनमें से ज़रूरी यहाँ पर ये मुश्किलात होती थी कि इन दोनों की बाज़ दफ़ा ज़रूरियात एक जैसी नहीं होती थी। नेक्स्ट है मुश्तरक मियार कदर का ना होना, यानी अगर सपोज के बात की जाए चावल की और गंदम की, तो दोनों में से जिसकी ज़्यादा कदर है वो हमारे पास होते हैं चावल। इसका मतलब है बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर ए जो है कपड़ा बना रहा है और बी जो है वो चावल की काश्तकारी कर रहा है। अब देखा जाए तो चावल जो हैं वो हमेशा केजी में होते हैं, यानी उसका अलग यूनिट है, और कपड़ा मीटर में होता है। तो इस वक्त बार्टर सिस्टम के दौरान इनको बहुत मुश्किलात होती थी, यानी समझ नहीं आता था कि ए ने अगर बी से चावल लेने हैं तो वो कितने मीटर उसको कपड़ा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंदा अदायगियों का मसला। तो वहाँ बार्टर सिस्टम में ये चीज़ होती है कि किसी से कुछ भी उधार लिया जाए और बाद में वापस क्या करें, कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसे तो होते ही नहीं थे। तो आजकल तो किसी से कुछ भी आइंदा अदायगियाँ आसानी से यानी मुस्तकबिल में पैसे अदा किए जा सकते हैं। अगर किसी से चीज़ भी ली जाए और वो जो है उसको कोई भी नुकसान हो जाए तो उसके पैसे अदा किए जा सकते हैं, लेकिन उस वक़्त ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आइंदा अदायगियाँ उससे नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट है ज़ख़ीरा कदर में मुश्किलात। तो आजकल तो देखा जाए अगर बार्टर सिस्टम मतलब जब बार्टर सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पर हम पैसों को क्या ज़ख़ीरा करें, पैसे तो होते नहीं थे, तो गंदम वगैरह ज़ख़ीरा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो 1 साल के बाद ख़राब ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ज़ख़ीरा कदर यानी पैसों को ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता है बार्टर सिस्टम में। तो बेसिकली यही बार्टर सिस्टम की मुश्किलात हैं। अशिया की अदम मुताबिकत यानी ज़रूरतें एक जैसी बार्टर सिस्टम में नहीं होती। उसके अलावा चीज़ जो लेन देन जिस चीज़ का कर रहे हैं उसकी कदर जो है एक जैसी नहीं होती, आइंदा अदायगियाँ नहीं की जा सकती इससे, और यहाँ पर ज़ख़ीरा कदर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़र की तारीफ़। तो ज़र की तारीफ़ हम बेसिकली प्रोफेसर
क्रोथर की ही कर लेते हैं। क्रोथर की डेफिनेशन जो है पेपर में भी आई हुई है, हर वो शय ज़र कहलाती है जिसे आला मुबादला की हैसियत हासिल हो। क्राउथर बेसिकली मारीने मुआशियात के मुताबिक इसने कहा है कि ये एक हर वो शय ज़र है जिसे आला मुबादला का मतलब होता है आला यानी अलात, और मुबादला लेन देन की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो, यानी अवाम उसे कबूल करे लेन देन के लिए, और जो साथ पैमाइश कदर और ज़ख़ीरा कदर का भी काम सर अंजाम दे। अब देखा जाए तो अगर पैसे मौजूद हो, इसका मतलब आसानी के साथ किसी भी चीज़ की पैमाइश की जा सकती है। जब भी हम कोई चीज़ पकड़ते हैं फ़ौरन बताते हैं ये इतने रुपए की होगी, यानी रुपए के ज़रिए से हम आसानी से उस चीज़ की पैमाइश, उसकी कदर की पैमाइश कर सकते हैं और ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। यानी हम किसी भी किस्म की चीज़ को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, उसको फ़रोख्त कर देंगे और पैसे जो हैं वो बैंक में रखवा देंगे। इसका मतलब वो ज़ख़ीरा इस तरीक़ाकार से हो जाएगी। तो बेसिकली जिसे हर वो शय ज़र कहलाती है जिसे आला मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो, और जो साथ पैदाइश कदर और ज़ख़ीरा कदर का भी काम सर अंजाम दे। अगर हमारे पास डेफिनेशन आ जाए ज़र की तारीफ़ की, तो हम यही वाली प्रोफेसर क्राउथर की ही डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है दाती ज़र। ऐसा ज़र जो कि किसी धात यानी सोना चांदी वगैरह का बना हुआ हो उसे कहते हैं दाती ज़र। तो बेसिकली जब भी कोई बंदा के दाती ज़र, इसका मतलब हमारे माइंड में आने चाहिए सिक्के। उसके अलावा देखा जाए दाती ज़र दो तरह के होते हैं, अलामती ज़र और मियारी ज़र। अलामती का बच्चे मतलब होता है दिखावा दिखाना। इसका मतलब है ऐसा दाती ज़र जिसकी ज़ाहरी मालियत उसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किस्म का जो दाती ज़र है ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सिक्का मतलब 5 रुपये का सपोज सिक्के के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसकी ज़ाहरी मालियत 10 रुपये है, लेकिन वो सिक्का ज़्यादा से ज़्यादा कितने का बना होगा, 6 रुपये का। तो उसकी हकीकी मालियत जो है वो कम है और ज़ाहरी मालियत ज़्यादा है। तो यही बात है, इससे मुराद ऐसे सिक्के होते हैं जिसकी ज़ाहरी मालियत इसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा होती है। और दूसरी साइड की तरफ बात करें तो इसके हमारे पास अगर ज़ाहरी मालियत हकीकी मालियत के बराबर हो तो उसे कहते हैं मियारी ज़र। यानी ये ऐसे सिक्के होते हैं जिनका मियार अच्छा होता है, इसलिए उन्हें कहते हैं मियारी ज़र। तो बेसिकली मियारी ज़र में ज़ाहरी मालियत और हकीकी मालियत बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कागज़ी ज़र। ऐसा ज़र जो कागज़ का बना हुआ होता है उसे कहते हैं कागज़ी ज़र। ये किसी भी मुल्क की हुकूमत या मरकज़ी बैंक जारी करता है। कागज़ी ज़र भी बेसिकली दो तरह का होता है, बदल पजीर कागज़ी ज़र और गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र। इस तरीक़ाकार से हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कानूनी ज़र। तो कानूनी ज़र वो ज़र होता है जो किसी भी मुल्क की हुकूमत जारी करती है, यानी उसे जो है अवाम कबूल करने से इनकार नहीं कर सकती। यही चीज़ यहाँ लिखी है, कानूनी ज़र से मुराद ऐसा ज़र होता है जिसे कानूनी हैसियत हासिल होती है, जिसे लोग आम लेन देन और कर्ज़ों की अदायगी में कानूनन कबूल करने के पाबंद होते हैं। सिंपल बच्चे, अगर कानूनी ज़र होगा इसका मतलब है अगर कोई शख्स इसे कबूल नहीं करेगा, कबूल करने से इनकार कर दे, तो वो मुजरिम तस्वर किया जाता है और सज़ा का मुस्तहिक करार दिया जाता है। तो किसी भी मुल्क की हुकूमत जो भी नोट जारी करती है उसे कहते हैं कानूनी ज़र। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कागज़ी ज़र ही हो, यहाँ पर सिक्के भी हो सकते हैं। जस्ट इतनी सी बात है कि वो कानूनी तौर पर जो भी शख्स इसे कबूल नहीं करेगा वो सज़ा का मुस्तहिक होगा, क्योंकि वो नोट जो है वो जो भी ज़र है वो असल में हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है, उसे कानूनी हैसियत हासिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है करीबी ज़र। करीबी ज़र बच्चे ऐसा ज़र होता है जो कि ज़र तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के ज़रिए से, यानी वो नकद शक्ल में तो नहीं होता, यानी उसे फौरी लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से हम उसे नकद शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है हमारे पास, बैंकों में रखी गई बचते अमानतें। यानी अगर हमने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो इसका मतलब हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। ऐसा ही मियादी अमानतें यानी मुद्दती खाता खुलवाया है
जिसकी मुदत मुकर्रर रहती है, यानी मुदत पूरी होने से पहले हम पैसे बैंक से नहीं निकलवा सकते। इसका मतलब है वो हमारे पास अभी तो नकद शक्ल में नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी सी कोशिश से, फौरी लेन देन के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से उसे ज़र नकद में तब्दील करवा सकते हैं, जैसे बैंकों में रखी गई बचती अमानतें या फिर मियादी अमानतें। उसके अलावा सरकारी कफ़ालतें भी हो सकती हैं, यानी ज़मानतें वगैरह या हसीस तमस्कात वगैरह भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी कंपनी के हसीस वगैरह खरीदे हुए हैं, इसका मतलब हम हसीस को फ़रोख्त करके आसानी से उसके पैसों को, यानी हसीस जो है वो तो करीबी ज़र है, तो आसानी से फिर हम उसको नकद ज़र में तब्दील कर सकते हैं। तो करीबी ज़र बेसिकली ऐसा ज़र होता है जो ज़र तो नहीं होता, यानी उसको फौरी लेन देन के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से उसे ज़र नकद में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बदल पजीर कागजी ज़र। तो देखा जाए दाती ज़र की दो इकसाम है, अलामती ज़र और मियारी ज़र। उसके अलावा कागजी ज़र की दो इकसाम है, बदल पजीर कागजी ज़र और गैर बदल पजीर कागजी ज़र। तो बदल पजीर नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा कागजी ज़र जो सोना चांदी के बदले में तब्दील करवाया जा सकता हो उसे बदल पजीर कागजी ज़र कहते हैं। पाकिस्तान में तमाम नोट जो हैं वो बदल पजीर कागजी ज़र हैं, यानी उसको सोना चांदी की सूरत में तब्दील करवा सकते हैं। तो ऐसा कागजी ज़र जो मुल्क के मियारी यानी दाती ज़र सोना चांदी या ज़र मुबादला के बदले में तब्दील करवाया जा सके उसे बदल पजीर कागजी ज़र कहते हैं। तो बेसिकली हम सोना चांदी वगैरह देकर जो है कागजी ज़र ले सकते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में तमाम नोट बदल पजीर कागजी ज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियारी ज़र, यानी ये हमारे पास किस्म है एक दाती ज़र की। तो ऐसा दाती ज़र जिसकी ज़ाहरी मालियत उसकी हकीकी मालियत के बराबर हो उसे कहते हैं मियारी ज़र। यहाँ लिखा भी यही है, इसे पूरी मालियत का सिक्का भी कहा जाता है, यानी मियारी ज़र को पूरी मालियत का सिक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़र की कदर कैसे की जाती है। तो बेसिकली ज़र की कदर से मुराद, यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे गलत लिखा हुआ है, ज़र की कदर से मुराद कुव्वत खरीद है। यानी अगर हमने सोचना है कि पाकिस्तान में ज़र की कदर जो है ज़्यादा है या कम है, तो इसका मतलब हम बहुत आसानी से ये बात सोचेंगे, अपनी कुव्वत खरीद यानी चीज़ों को खरीदने का अंदाज़ा लगाएंगे, ताकत कितनी है, कुव्वत खरीद चीज़ों को खरीदने की ताकत। तो बेसिकली ज़र की कदर से मुराद ज़र की कुव्वत खरीद है। अगर हम चीज़ें कम खरीद सकते हैं, इसका मतलब ज़र की कदर भी कम है, और अगर हम चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं, इसका मतलब ज़र की कदर भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ज़र की कदर से मुराद ज़र की कुव्वत खरीद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नज़रिया मिक़दार ज़र किसने पेश किया। तो बेसिकली नज़रिया मिक़दार ज़र बयान किया था प्रोफेसर J.S. मिल ने और प्रोफेसर ओज़ुंग फिशर ने, यानी प्रोफेसर J.S. मिल ने नज़रिया मिक़दार ज़र पेश किया और प्रोफेसर ओज़ुंग फिशर ने इसे एक फार्मूले की शक्ल दी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अफरात ज़र को कंट्रोल करने के दो इक़दाम या तरीक़ाकार, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए से अफरात ज़र को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम अफरात ज़र की बात करें तो अफरात ज़र का मतलब होता है चीज़ों की कीमतों का मुसलसल तेज़ी के साथ बढ़ना। अब इसका मतलब है अफरात ज़र के अंदर बेसिकली जो है चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा जो होती हैं बुलंद तरीन सतह पर होती हैं, और उसकी वजह होती है पैसों की मिक़दार का बढ़ जाना। जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो पैसों की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी कदर कम है क्योंकि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अगर चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब है अशिया और खिदमात की पैदावार, अगर अशिया और खिदमात ज़्यादा बनाएंगे तो खुद ब खुद चीज़ों की कीमतें जो बहुत ज़्यादा हाई हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। आबादी पर कंट्रोल, अब देखा जाए तो अगर चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होती हैं, इसका मतलब है इसकी एक वजह होती है हमारे पास तलब का यानी डिमांड का बढ़ जाना। जब डिमांड बढ़ती है तो उसके पीछे बेसिकली रीज़न होती है हमारे पास पॉपुलेशन यानी आबादी का बढ़ना। तो अगर आबादी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है आबादी तलब भी ज़्यादा करती है, और इस तरीक़ाकार से
चीज़ों की कीमतें भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती हैं अगर हम उसके मुताबिक जो है अशिया ना बना पाएँ। तो इसका मतलब अगर आबादी पर अगर हम चीज़ों को ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, यानी जो अशिया व खिदमत है उनकी पैदावार ज़्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन अगर आबादी पे कंट्रोल कर लिया जाए तो खुद ब खुद जो है चीज़ों की कीमतें जो बुलंद है वो कम हो जाएंगी। अब हम दूसरी साइड की तरफ बात करें तो शरह बैंक में इजाफा। बेसिकली शरह बैंक वो शरह होती है जिस पर मरकज़ी बैंक तिजारती बैंक को कर्जे देता है, यानी तिजारती बैंक की हुंडियों पर बट्टा लगा के कर्जे देता है। अगर अफरात ज़ाहिर है तो बेसिकली मिकदार ज़्यादा है, इसका मतलब है मुल्क चाहेगा यानी मरकज़ी बैंक चाहेगा पैसों की मिकदार को कम किया जाए तो वो शरह बैंक में इजाफा कर देगा। अगर वो जो जिस पर कर्जा तिजारती बैंक को देना है उस शरह में यानी उस परसेंटेज में इंटरेस्ट में इजाफा कर दे तो खुद ब खुद तिजारती बैंक आगे से अवाम को कर्जे कम देगा और अवाम आगे से जो है ज़ाहिर है कम लेगी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो पैसों की मिकदार बहुत ज़्यादा हुई है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास है टैक्सों में इजाफा। तो अगर हुकूमत टैक्सों में इजाफा कर दे, पैसों की मिकदार जो बड़ी होती है वो खुद ब खुद कम हो जाती है, क्योंकि टैक्सों के ज़रिए से ज़्यादा पैसे जो हैं वो हुकूमत के पास वापस आ जाते हैं, यानी पैसों की मिकदार कंट्रोल में आ जाती है। तो बेसिकली अफरात ज़र का मतलब होता है चीज़ों की कीमतों का मुसलसल तेज़ी के साथ बढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तफरीत ज़र। तफरीत ज़र बेसिकली क्या होता है, अगर मुल्क में ज़र की मिकदार कम हो जाए, क्योंकि अफरात ज़र के बिल्कुल उलट है तफरीत ज़र। अगर मुल्क में ज़र की मिकदार कम हो जाए तो मुल्क अफरात ज़र का शिकार हो जाता है, यानी अगर पैसों की मिकदार कम है उसे कहेंगे तफरीत ज़र। पैसों की मिकदार कम होगी, इसका मतलब मुल्क तफरीत ज़र का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस वजह से मुल्क में सरमायाकारी यानी कारोबार कम हो जाता है। बहुत ईजी वे में इसको समझते हैं, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और चीज़ों की कीमतें कम हों तो इसका मतलब है हम वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, यानी कारोबार उससे रिलेटेड नहीं करेंगे। तो तफरीत ज़र में बेसिकली होता ही ऐसे है, यानी इसमें अफरात ज़र में ज़र की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन तफरीत ज़र का मतलब होता है ज़र की मिकदार में कमी हो जाना, यानी मुल्क में सरमायाकारी का कम हो जाना। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, अशिया खिदमात की कीमतें कम हो रही होती हैं। जब मुल्क में तफरीत ज़र पैदा होता है तो इसका मतलब आमदनियाँ गिर रही होती हैं और बेरोज़गारी भी बढ़ रही होती है, क्योंकि मुल्क में रोज़गार कोई भी करना नहीं चाहता, क्योंकि चीज़ों की कीमतें गिरी होती हैं, इसलिए चीज़ें बनाने वाले चीज़ें बनाना पसंद ही नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है। किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक ज़र की रसद का मतलब होता है ज़र की मिकदार, यानी ज़र की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम करता है उसे कहते हैं ज़री पॉलिसी। तो रसद का मतलब होता है पैदावारी, यानी किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक ज़र की रसद को मिकदार को कम ज़्यादा यानी अफरात ज़र या तफरीत ज़र को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम करता है उसे कहते हैं ज़री पॉलिसी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है शरह बैंक। तो बेसिकली शरह बैंक से मुराद वो शरह होती है जिस पर मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों को कर्जे देता है, यानी इनकी हुंडियों पर बट्टा लगा के इन्हें कर्जा जारी करता है, उसे कहते हैं शरह बैंक। तो बेसिकली जब देखा जाए तो जब तिजारती बैंक अवाम को कर्जा चाहिए हो वो तिजारती बैंक से लेती है, और जब तिजारती बैंक को कर्जा चाहिए हो तो वो मरकज़ी बैंक से लेता है। इसका मतलब मरकज़ी बैंक तिजारती बैंक की हुंडियों पर बट्टा यानी दोबारा से बट्टा लगाता है, और तिजारती बैंक अवाम की हुंडियों पर बट्टा लगाता है। वो शरह जिस पर मरकज़ी बैंक तिजारती बैंक को कर्जे देता है इसे शरह बैंक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तिजारती चक्कर के चैप्टर से देखा जाए तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। तिजारती चक्कर की तारीफ बयान करें और प्रोफेसर केन्स के अल्फाज में तिजारती चक्कर की तारीफ। तो बेसिकली हम यहाँ पर प्रोफेसर केन्स के ही अल्फाज में पढ़ लेते हैं तिजारती चक्कर किसे कहते हैं। अच्छे तिजारती हालात, यानी अगर हम कहें कि तिजारती हालात अच्छे हैं इसका मतलब कीमतों का चढ़ना। अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, हमने जैसे पहले बात की अफरात ज़र में चीज़ों की कीमतें तो बढ़ती हैं लेकिन बेसिकली जो है उसमें इतना ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा नहीं होती, लेकिन तफरीत ज़र में जैसे कीमतें कम होती हैं तो खुद ब खुद बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो जाता है। इसका मतलब तिजारती चक्कर अच्छे तिजारती हालात मसलन कीमतों का चढ़ना और बेरोज़गारी की शरह में कमी, और बुरे तिजारती हालात मसलन कीमतों का गिरना और बेरोज़गारी की शरह में इजाफे पर मुश्तमिल होता है। तो जैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं बेरोज़गारी कम हो जाती है, जैसे चीज़ों की कीमतें कम होती हैं तो बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिजारती चक्कर के अदवार। तो बेसिकली तिजारती चक्कर के 4 अदवार हैं और इनके भी मुख्तलिफ नेम हैं।
हम पहले पढ़ लेते हैं इंसारों को के और डिफरेंट कौन कौन से नेम है। तो सर्द बाज़ारी को कसाद बाज़ारी भी कहते हैं और मुकम्मल बदहाली भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है बहाली, बहाली को एहया भी कहते हैं और फैलाव भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है गरम बाज़ारी, गरम बाज़ारी को खुशहाली भी कहते हैं और सुकराओं को हम लोग मराजियत या पसरवी भी कहते हैं। तो बेसिकली इनके डिफरेंट टाइप के नेम है जो कि अमूमन उर्दू में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तिजारती चक्र की 4 खसूसियात। तो तिजारती चक्र की 4 खसूसियात की बात की जाए, तिजारती चक्र के अदवार यानी ये जो चारों अदवार हैं तमाम शोबों पर यकसा असरात ज़ाहिर करते हैं। यानी ये सारे शोबे जितने भी काम कर रहे होते हैं मुल्क के अंदर, चाहे कोई सन्नत का है, कोई ज़राअत का है या फिर किसी से भी रिलेटेड है। अगर मुल्क के अंदर गरम बाज़ारी है तो दूसरे शोबे में भी होगी। अगर किसी भी मतलब अगर एक शोबे के अंदर गरम बाज़ारी है दूसरे में भी होगी। अगर एक शोबे में सर्द बाज़ारी है तो दूसरे में भी होगी। उसके अलावा हमारे पास है तिजारती चक्र बैनुल अक़वामी नौइयत का होता है। यानी तिजारती चक्र की जो खसूसियात होती हैं वो एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल होती हैं। जैसे सपोज़ हम कहें कि गरम बाज़ारी है तो इसका मतलब गरम बाज़ारी में चीज़ों की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर होती हैं। अब जैसे ही हम चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए बाहर के मुल्क लेके जाएंगे, वहाँ पर मंडी में फ़रोख्त करेंगे तो वहाँ पर जो मौजूदा लोग होंगे वो भी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। वो सोचेंगे कि वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं तो हम भी चीज़ों की कीमत बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है तिजारती चक्र बैनुल अक़वामी नौइयत का होता है। तिजारती चक्र के अदवार के दर्जे में फ़र्क होता है। ये तो हम कह सकते हैं कि अगर गरम बाज़ारी है तो बाकी शोबों में भी होगी, लेकिन उसके दर्जे में फ़र्क हो सकता है। यानी हो सकता है सन्नत के जो शोबा है उसके अंदर जो हमारे पास गरम बाज़ारी है वो इतनी ज़्यादा रूनुमा ना हो पा रही हो जितनी ज़्यादा जो है कपड़े की सन्नत के अंदर या ज़राअत के शोबे के अंदर जो है उसके असरात नज़र आ रहे हों। तो इसका मतलब उसके दर्जे में फ़र्क हो सकता है। तिजारती चक्र के मुख्तलिफ अदवार एक दूसरे का ताक़ुब बाकायदगी से करते हैं। यानी तिजारती चक्र के जो अदवार होते हैं बेसिकली 4, वो एक दूसरे का ताक़ुब एक दूसरे के बाद करते हैं। यानी सर्द बाज़ारी के बाद बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास बहाली होती है। यानी ये नहीं हो सकता कि पहले सर्द बाज़ारी थी तो फ़ौरन से गर्म बाज़ारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो तिजारती चक्र की डायग्राम कुछ इस तरीक़ाकार से होती है। इसका मतलब है अगर हमारे पास सर्द बाज़ारी है यानी हमारे पास ये नुक्ता है तो इसका मतलब ये हमारे पास आगे की तरफ सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसे हम बेसिकली कहेंगे बहाली। बहाली को इहिया या फिर फैलाव भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे का ताक़ुब जो है बाकायदगी से करते हैं। ऐसा नहीं गरम बाज़ारी के फ़ौरन बाद जो है सर्द बाज़ारी है, सर्द बाज़ारी के फ़ौरन बाद गरम बाज़ारी आएगी, बल्कि ये एक दूसरे को जो है बाकायदा एक प्रोसेस के ज़रिए से, एक अमल के ज़रिए से एक दूसरे का पीछा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गरम बाज़ारी के दौर की खसूसियात। ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का आ चुका है। जैसे यहाँ पर गरम बाज़ारी है, उसके अलावा किसी भी अदवार के वाले से चीज़ें आ सकती हैं। हम इसे बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास बच्चे 4 अदवार हैं। सर्द बाज़ारी में अगर हम सर्द बाज़ारी की बात करें तो मुल्क में अशिया की कीमतें, रोज़गार, सरमायाकारी सब कुछ पस्त तरीन सतह पर होती है। तो बेसिकली यहाँ पर वर्ड यूज़ किया होती है। अब हम बहाली की बात करें तो मुल्क के अंदर चीज़ों की कीमतें, आमदनी, सरमायाकारी और रोज़गार बढ़ रहा होता है, यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सब कुछ अपनी पस्तरीन सतह पर होता है, यानी रोज़गार, आमदनी, चीज़ों की कीमतें, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा होता है। अब हम चलते हैं गरम बाज़ारी पे। तो यहाँ पर चीज़ों की कीमतें, रोज़गार, सरमायाकारी बुलंद तरीन सतह पर होती है। तो बेसिकली सर्द बाज़ारी में भी हमारे पास पस्त तरीन सतह पर होती है, गर्म बाज़ारी में जो है बुलंद तरीन सतह पर होती है। और सुकराओं में सब कुछ कम होना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पर कम हो रहा होता है, यहाँ पर बढ़ रहा होता है, यहाँ पर जो है पस्तरीन सतह पर होता है और यहाँ पर बुलंद तरीन सतह पर होता है। अब इसी तरीक़ाकार से अगर हमें किसी की भी खसूसियात आएँ तो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ गरम बाज़ारी है, इसका मतलब सब कुछ अपनी बुलंद तरीन सतह पर होगा। लोगों की आमदनियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं जिससे अशिया और खिदमात की तलब बढ़ती है, यानी आमदनियाँ बढ़ेंगी। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा हो, मुल्क में लोगों की आमदनी ज़्यादा हो तो मुल्क के लोग क्या करेंगे, अशिया और खिदमात की तलब भी ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार भी बेहतर हो जाएगा। रोज़गार, मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है
पैदावार सर्फ यानी चीज़ें बन भी ज़्यादा रही होती हैं, सर्फ खर्च भी ज़्यादा हो रही होती हैं, आमदनी और सरमायाकारी में तेज़ी से इजाफा होता है। तो बेसिकली इनमें ये डिफरेंस है हमारे पास। हम ये इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज़ में भी आती हैं और ये शॉर्ट में भी किसी में भी इस तरह की खसूसियात पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तिजारती चक्कर के एहिया या बहाली से क्या मुराद है। उसके अलावा हमने पीछे भी बात की, इसको फैलाव भी कहते हैं। तो पढ़ते हैं, बहाली के दौर में अशिया की तलब पैदा होना शुरू हो जाती है, यानी बढ़ रही होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए ज़ाहिर है यहाँ पर लोगों की तलब बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब उसको पूरा करने के लिए चीज़ जो लोग चीज़ बना रहे हैं वो भी उसकी पैदावार में इजाफा कर देंगे। जब वो पैदावार में इजाफा करेंगे तो उनके पास जो मजदूर काम कर रहे हैं वो उनकी तादाद में भी इजाफा कर देंगे। इस तरीक़ा से रोज़गार भी बढ़ेगा, कौमी आमदनी भी बढ़ेगी, टैक्स वगैरह के ज़रिए से हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी आएगी। सर्फ में इजाफा यानी लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होंगी, लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे, तो सर्फ में इजाफा हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। इस तरह माशियत में बहाली के हालात पैदा होने लगते हैं, जिससे माशियत में कीमतें, शरह सूद, पैदावार, रोज़गार, उजरतें, मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर बढ़ने लगता है। और पीछे हमने बात की थी गर्म बाज़ारी में बुलंद तरीन सतह पर होता है, यानी बढ़ चुका होता है। तो यही है हमारे पास इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।